नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। और आज की डेट है 30 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस के बारे में दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला तो ये कि इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, दूसरा ये कि ये क्यों मनाया जाता है। तो थीम के बारे में हम जान लेते हैं। इस बार की थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस, यानी महिलाएं जो हैं वो शांति के लिए एक की का काम करती हैं या कुंजी का काम करती हैं। हिंदी में अगर हम जानें तो पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। उसके बाद ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है उन 3,900 से अधिक सैनिकों की स्मरण में या उनकी श्रद्धांजलि के रूप को मनाने के लिए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपनी जान गंवाई है। ठीक है, तो उनको याद करने के लिए या उनको श्रद्धांजलि के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात क्या है, इस साल जो है जो भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में लगे हुए सैनिक हैं उनकी जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण उन लोगों को काफ़ी सारे कंसर्निंग इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हम जान लेते हैं 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन जो था 29 मई 1948 यानी 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था, पहला शांति मिशन। और ये इजराइल और अरब के बीच में हुआ था। ठीक है, इजराइल और अरब के बीच में क्या हुआ था? युद्ध विराम हुआ था 29 मई 1948 को। तभी पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन लॉन्च किया गया था या स्थापित किया गया था। और इस बार की जो थीम है उसका महत्व क्या है? उसका महत्व ये है कि इस बार महिलाओं के लिए शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से, सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1325, यानी रेजोल्यूशन नंबर 1325, जो कि महिलाओं की शांति और सुरक्षा से संबंधित था। उसको अपनाने की 20वीं वर्षगांठ हुई है, इसलिए इस बार की जो थीम है वो महिलाओं से संबंधित रखी गई है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ ने कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए 750 बिलियन यूरो की घोषणा की है। तो ये फंड तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की भी जानकारी भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये फंड जो है वो फ्रैंको जर्मन मॉडल के आधार पर यूज किया जाएगा। फ्रैंको जर्मन मॉडल क्या है? फ्रैंको जर्मन मॉडल फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर इसको तैयार किया है। इस मॉडल के तहत क्या होगा कि कोविड-19 से संबंधित जितने भी रिसर्च हो रही हैं, मतलब वैक्सीन के लिए या जो मेडिसिन होती हैं उनके लिए, तो उनसे संबंधित जो भी रिसर्च होंगी वो एक मॉडल के तहत की जाएंगी। और इस मॉडल को तैयार किया है फ्रांस और जर्मनी ने। तो इसी को कहा गया है फ्रैंको जर्मन मॉडल। और इसी मॉडल के तहत ये 750 बिलियन डॉलर का जो 750 बिलियन यूरो की जो घोषणा की गई है वो इसी के तहत खर्च किए जाएंगे। ठीक, और ये जो कोविड-19 के कारण जो रिसेशन आएगा, यानी जो मंदी उत्पन्न होगी, उसको भी टैकल करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में जो जानकारी है वो क्या है। यूरोपियन यूनियन एक 27 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, यानी 1993 में, 1 नवंबर 1993 में, maastricht जो कि नीदरलैंड में है। और इसके गठन की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 1957 की रोम संधि। 1957 की जो रोम संधि थी जिसमें यूरोप के 6 देश भागीदार थे। कौन कौन से थे? 6 देश भागीदार थे। और अभी वर्तमान में इसमें 27 देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन संघ के जो भी प्रशासनिक साझेदारी होती है वो सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। 25 देशों ने इसे समर्थन दिया है फ्रैंको जर्मन मॉडल को। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की ओर से किसने इसमें नेतृत्व किया है, तो एस जयशंकर ने, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल पीएम किसान योजना से संबंधित है। तो पीएम किसान योजना को हम जानेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों आया है। सबसे पहले बात की जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो इसके तहत 9 करोड़ 60 लाख किसान जो हैं पीएम किसान स्कीम के तहत लाभान्वित हुए हैं अभी हाल ही में। अभी कोविड-19 से राहत के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें 1,70,000 करोड़ का पैकेज था लगभग। तो उस पैकेज में से पीएम किसान स्कीम है उनको भी राहत दी गई थी
पीएम किसान स्कीम में क्या होता है कि जो भी किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है उनके लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 3 किस्तों में, और इस योजना की शुरुआत की गई थी 2019 से। इस योजना की लागत भी लगभग 75,000 करोड़ है सालाना, लेकिन आपको ये केवल एक बात याद रखनी कि ये शुरुआत की गई थी 2019 में और इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा कर्नाटक सरकार के द्वारा एक नेशनल हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया जाएगा, स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। देखो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट हेल्थ रजिस्टर ही लॉन्च कर सकती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि स्वास्थ्य के ऊपर जो रजिस्टर है वो कौन बना सकता है? तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि स्टेट बना सकता है और सेंट्रल भी। सेंट्रल बनाएगा तो कौन सा होगा? नेशनल हेल्थ रजिस्टर। लेकिन अगर स्टेट ने बनाया तो स्टेट हेल्थ रजिस्टर। दूसरी बात, हेल्थ जो है वो किसका विषय है? स्वास्थ्य जो है किसका विषय है? स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य रजिस्टर नामक अपनी एक पहल शुरू की है और ये अपने प्रकार की फर्स्ट इनिशिएटिव है। मतलब इस प्रकार का इनिशिएटिव अभी तक किसी राज्य ने नहीं लॉन्च किया है और कर्नाटक सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट है जिसने अपना हेल्थ रजिस्टर लॉन्च करेगा या करे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो राज्य के सभी 6.5 करोड़ लोग हैं उनका सभी का सर्वे किया जाएगा और यह काम कौन करेगा? आशा वर्कर्स और पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और राजस्व विभाग और शिक्षा विभागों के सदस्यों के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा या इन लोगों की हेल्प ली जाएगी। अभी इसको पायलट बेस पर चिकबल्लापुर, जो कि कर्नाटक में है, चिकबल्लापुर उस ज़िले में लागू किया गया है। इसमें होगा क्या, ये सभी जो वर्कर होंगे वो सभी घर घर जाकर लोगों का सर्वे करेंगे और प्रबंधन मैनेजमेंट भी देखेंगे कि किस तरह से इनका डेटा रखा जाए। तो हेल्थ रजिस्टर के बारे में हमने जाना, कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा परिसीमन आयोग की बैठक आयोजित की गई है अभी हाल ही में। तो सबसे पहले परिसीमन क्या होता है ये हम जानेंगे, उसके बाद परिसीमन आयोग के बारे में हम जानेंगे और हाल ही में परिसीमन आयोग कितनी बार मतलब लागू किया जा चुका है परिसीमन, ये भी हम जानेंगे। तो अभी जो मीटिंग हुई है उसमें डायरेक्शन दी गई हैं कोविड-19 की वजह से जो भी कंसर्निंग इश्यूज़ हैं उनको भी समीक्षा की जाए। और परिसीमन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। परिसीमन में क्या होता है, राज्य विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर परिवर्तित किया जाता है या पुनः निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, मान लीजिए ये कोई असेंबली है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये निर्वाचन क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या है मान लीजिए 15 लाख, ठीक, और ये दूसरा है इसकी जनसंख्या है 20 लाख। यहाँ पर आप तीसरा एक मान लीजिए उसकी जनसंख्या है 25 लाख। और अगर हम एक टेक्निकल एग्जाम्पल मान लेते हैं कि क्या है कि एक संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो 10 लाख हो सकती है, ऐसा हम मान लेते हैं, ये अज्यूमिंग है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो 5 लाख की जो जनसंख्या का क्षेत्र है और यहाँ से भी कुछ निकाल कर कुछ नए संसदीय क्षेत्र बनाए जा सकते हैं या फिर जनसंख्या का पैटर्न बदला जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि सभी संसदीय क्षेत्रों में जनसंख्या को समान करने के लिए और उनका पूरे देश से जो अनुपात है उसको समान करने के लिए परिसीमन किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र या विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन किया जाता है जिससे कि पूरे देश में समानता स्थापित हो सके। दूसरा चीज़ क्या है, हमने जो डिस्कस किया कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि विधानसभा और संसद में समान जनसंख्या को समान रिप्रेजेंटेशन दिलाना। उसके बाद हम जान लेते हैं परिसीमन आयोग क्या है। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 के तहत स्थापित किया जाता है। कितने के तहत? आर्टिकल 82 के तहत यानी 82 के तहत। और प्रत्येक जनगणना के बाद इसको संसद द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, परिसीमन अधिनियम, उसके तहत इसको स्थापित किया जाता है। इस आयोग में कौन कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य संबंधी राज्यों से चुनाव आयुक्त, मतलब जिस राज्य में परिसीमन लागू होगा उससे संबंधित चुनाव आयुक्तों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरी बात कि परिसीमन आयोग अभी तक कितनी बार काम कर चुका है, तो अभी तक 4 बार इसको स्थापित किया जा चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002, ठीक है, 2002। उसके बाद
2002 में जो परिसीमन हुआ था वो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अब 2001 के बाद 2011 की जो जनगणना हुई उसके बाद परिसीमन क्यों नहीं हुआ, ये हम जान लेते हैं। देखो 1976 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी के दौरान परिसीमन को 2001 तक के लिए निलंबित कर दिया गया था, कि कह दिया गया था कि 2001 तक जो है, अब संसद ने कहा कि 2001 तक अब परिसीमन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी इसे बाद में क्या कर दिया गया, बाद में इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है, और 2026 के बाद ही नया परिसीमन होगा। उसके बाद ही हमारे देश में जो संसदीय क्षेत्र हैं और जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन होगा 2026 के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना परिसीमन आयोग के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए निर्णय लिया है, और इसमें होगा क्या, इसमें 800 किलोमीटर की सड़क को हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। 800 किलोमीटर की जो सड़क होगी उस पर इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर ये इस टाइप से हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे। हर्बल प्लांट्स वे प्लांट होते हैं जिनमें मेडिसिनल क्वालिटी पाई जाती है, यानी जो औषधीय पौधे होते हैं उनको हर्बल प्लांट्स कहते हैं, और उन पौधों को लगाया जाएगा इन हाईवे के साइड से। ठीक है, इस प्रकार से, और ये जो लेंथ होगी वो 800 किलोमीटर होगी। देखो यूपी पीसीएस के लिए, यूपी की करंट अफेयर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये याद रखना है कि 800 किलोमीटर की ये रेंज होगी हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट की। उसके बाद इसमें औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, सहजन का पेड़, अश्वगंधा, ब्राह्मी, इस टाइप के पेड़ लगाए जाएंगे। और ये परियोजना जो है वो कितने जिलों में होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 18 जिलों में ये परियोजना होगी, मतलब इस परियोजना के तहत 18 जिलों में हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत हर्बल प्लांट्स लगाए जाएंगे, और 34 प्रकार के प्लांट लगाए जाएंगे। उसके अलावा देखो ये कोई नई पहल नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर ये लगाए जा चुके हैं इस प्रकार के प्लांट। दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे पर इससे पहले ही इस प्रकार के प्लांट लगाए जा चुके हैं। उसके बाद जो कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी का पौधा जो है वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है साइंस में, तो इस प्रकार हम देख लेते हैं जल्दी से। ब्राह्मी का पौधा जो है वो माइंड को तेज करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है ब्राह्मी की। उसके बाद अश्वगंधा, यहाँ पर ये लिखा है, अश्वगंधा जो है वो जर्नल हेल्थ के लिए सुधार करता है सभी प्रकार से। ठीक है, और अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए भी इसको रिसर्च में शामिल किया गया है। हाइड्रोक्साक्लोरोक्वीन के विकल्प के रूप में भी अश्वगंधा को देखा जा रहा है। उसके बाद नीम की अगर बात की जाए तो नीम एक एंटीबायोटिक तत्व से भरपूर त्वचा रोगों में कारगर है। क्या है, त्वचा रोगों में कारगर है, एंटीबायोटिक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखो इसका जो एब्रीविएशन है, मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन केवल प्लास्टिक की जगह पर क्या आ गया है, प्लास्टिक की जगह पर आ गया है पेट्रोकेमिकल्स। तो ये आपको याद रखना, CIPET का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और दूसरी बात इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गिंडी चेन्नई में है, यानी चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर, और इसको हम कह सकते हैं ये तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद CIPET का मुख्य एम क्या है, इसका मुख्य एम ये है कि ये प्लास्टिक से संबंधित जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें अपना योगदान देता है, या कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन करता है, और ये रिसर्च और इनोवेशन को भी प्रमोट करता है प्लास्टिक के क्षेत्र में। उसके बाद अगर बात की जाए तो यह विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी संबंधित है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद OPEC यानी ओपेक, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑयल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ठीक है, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से भी ये संबंधित है, और UNIDO यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से भी ये संबंधित है। तो देखो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या CIPET जो है विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है या उनसे सहायता प्राप्त करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ठीक, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की अगर बात की जाए तो कौन कौन से श्रेणियाँ इसमें आती हैं, इसमें पॉलीमर आता है पेट्रोकेमिकल्स में,
इलास्टोमर्स आता है, सिंथेटिक फाइबर आते हैं और सर्फेक्टेंट आते हैं। सर्फेक्टेंट मतलब वो होते हैं जो किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए यूज होते हैं, जैसे आप डिटर्जेंट मान सकते हैं, सोप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में आते हैं, पॉलीमर, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक फाइबर और सर्फेक्टेंट। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पर आप सीपेट का जो ये लोगो देख सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पहले ये प्लास्टिक था, अब यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स हो गया है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये काम किसके तहत करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत ये काम करता है। क्योंकि देखो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का अब ये फोकस रहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो तो उससे संबंधित मंत्रालय को वो क्या करते हैं, मैच करके पूछ लेते हैं कई बार कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत या मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के तहत। तो आपको पता होना चाहिए ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, भारत सरकार ने अभी हाल ही में पैरासीटामोल के जो एपीआई होता है उसके निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। तो पैरासीटामोल के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एपीआई शब्द क्या होता है, एपीआई वर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो एपीआई वह एलिमेंट होता है या इंग्रेडिएंट होता है जो मेडिसिन के बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये रॉ मटेरियल है और इसी रॉ मटेरियल से कोई मेडिसिन बनाई जाती है, मान लेते हैं ए मेडिसिन बनाई जाती है और उसका नाम भी हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पैरासीटामोल है। मतलब पैरासीटामोल मेडिसिन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आवश्यक होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उन्हीं को कहा जाता है एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सक्रिय दवा सामग्री। उसके बाद अभी ये कंटेस्ट में इसलिए आया क्योंकि भारत सरकार ने एपीआई पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है पैरासीटामोल में जो यूज होता है। उसके बाद यूरोप भारत से पैरासीटामोल का सबसे बड़ा खरीदार है, ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल एक पेन रिलीफ टैबलेट होती है या मेडिसिन होती है। पेन रिलीफ होती है, दर्द निवारक दवा होती है और 1877 में इसको बनाया गया था। 1877 में इसको पहली बार बनाया गया था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो आवश्यक औषधि सूची है यानी इसेंशियल मेडिसिन वाली जो लिस्ट है उसमें इसको लिस्टेड किया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल G7 की एक कंट्रीब्यूशन हुई है या G7 की एक पार्टिसिपेशन हम कह सकते हैं, मतलब साझेदारी कह सकते हैं अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। देखो अमेरिका क्या हुआ है, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अब G7 कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगा। पहले G7 कंट्री के साथ मिलकर काम करने के लिए अमेरिका मतलब तैयार नहीं था, लेकिन अब वह तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना का जो प्रभुत्व है या हम कह सकते हैं चाइना की जो पावर है वो ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है। और चाइना की एक टेक्नोलॉजी है फेशियल रिकॉग्निशन, यानी चेहरा पहचान प्रणाली। वो चाइना ने क्या किया है, डेवलप कर ली बहुत ज़्यादा, अधिक मतलब बहुत ही डेवलपमेंट स्तर पर वह पहुंच गया है फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी में। इसीलिए उसके मुकाबला करने के लिए अमेरिका अब इस समूह में शामिल हो गया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ग्लोबल ग्रुप की शुरुआत की गई है फ्रांस और कनाडा के द्वारा, ठीक है, फ्रांस और कनाडा के द्वारा। तो G7 के बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले ये जो इमेज है वो फेशियल रिकॉग्निशन की है। ये बायोमेट्रिक की एक नई टेक्निक है। इसमें होता क्या है, ये आँखों के और मतलब चेहरे को ये त्रिविमीय यानी 3D में 3D इमेज के तौर पर ये रिकॉग्नाइज करता है। और उसके बाद ये यहाँ पर आप जो पॉइंट देख रहे होंगे ये स्पेस लैटिस मतलब के तहत काम करते हैं। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिफिनीशन है, आप केवल ये याद रखना ये बायोमेट्रिक का एक टेक्निक है और इसके द्वारा 3D इमेज चेहरे की मतलब एब्जॉर्ब की जाती है और उसी के आधार पर पहचान की जाती है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल G7 के बारे में है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में यानी 1975 में। इसमें जो शामिल देश हैं वो अमेरिका, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी।
देखो ये क्या है, जो वर्ल्ड की 7 मोस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमीज़ हैं उनको ये रिप्रेजेंटेड करता है G7, और इसका कोई मुख्यालय नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये वैश्विक जो नेटवर्थ है उसका 58% और जीडीपी में ये 46% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें 7 देश हैं, आपको याद रखना है कौन कौन है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और कनाडा है और जापान है और जर्मनी है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल मध्य प्रदेश की एक योजना के बारे में है। इसमें क्या है, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। रोजगार सेतु योजना, इस योजना में होगा क्या, इस योजना में उन श्रमिकों को यानी उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा जो कोविड-19 के कारण कहीं जो काम कर रहे थे पहले, लेकिन अब वो अपने राज्य मध्य प्रदेश वापस आ गए हैं। यानी जो प्रवासी मजदूर हैं और मध्य प्रदेश वापस आ गए हैं उनके लिए इस योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वामित्व योजना को भी लागू कर दिया है अपने राज्य में। स्वामित्व योजना क्या है, स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री के द्वारा पंचायती राज दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था, और जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण इलाके में जो भी ज़मीन है उसको मैपिंग किया जाएगा, किसके तहत, टेक्नोलॉजी के तहत, और इनमें ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे जो उत्तराधिकार है या स्वामित्व है उनसे संबंधित विवाद जो है वो नहीं पैदा होंगे, क्योंकि इनकी जियो टैगिंग कर दी जाएगी कि ये ज़मीन इस व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए ये खेत है, ये खेत यहाँ पर है, ये मान लीजिए ये ए का है तो इसको जियो टैगिंग कर दी जाएगी और स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ये ए का है। उसके बाद मतलब ये बी का है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भूमि से संबंधित विवाद हैं उनको भी ये कम करेगा। और ये वर्तमान में कितने, देखो कर्नाटक है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में इसको पहले लागू किया जाएगा, उसके बाद अन्य राज्यों में इसे एक्सटेंड किया जाएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का हमारा। फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की एक बैठक आयोजित की गई है अभी हाल ही में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की एक बैठक आयोजित की गई है और ये 22वें नंबर की बैठक थी, ठीक है। दूसरी बात, अब आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। देखो ये फाइनेंस से संबंधित है, और दूसरी बात इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। 2008 में क्या था, रघुराम राजन समिति के विचार के बाद 2010 में इसको तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। देखो 2010 में स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। और फाइनेंस मिनिस्टर थे तत्कालीन प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा। इस इस परिषद में कौन कौन होता है काउंसिल में, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, सचिव होते हैं सेबी के, उसके बाद इरडा के भी सदस्य होते हैं इसमें, PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के भी सदस्य होते हैं इसमें। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, इनके भी चेयरमैन इसमें शामिल होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी होते हैं, ये आपका यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, ठीक। उसके देखो इसकी कमेटी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यही हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे वित्त मंत्री, जो भी वित्त मंत्री होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद ये तो वही है जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसके काम जान लेते हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके कार्य हैं फाइनेंशियल फील्ड में विकास, समावेशन का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस, और इंटर रेगुलेटरी समन्वय, मतलब कि एक नियामक संस्था जैसे मान लीजिए इरडा है और सेबी है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। वित्तीय समावेशन किस प्रकार से हो, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे मुद्दों को संबंधित है। अभी हाल ही में इसकी जो मीटिंग हुई है वो इसलिए हुई है कि कोविड-19 से संबंधित जो भी कंसर्निंग इशूज़ हैं उनको कैसे निपटा जा सके, और उसी के लिए ये बैठक और ये परिषद काम कर रही है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।